हेलो फ्रेंड्स, मॉडल कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है संविधान के अगले चैप्टर को, जिसमें हम देखेंगे संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ, यानी क्या क्या व्यवस्थाएं संविधान के पहले ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए करके गए और फिर उसके बाद कैसे उस संवैधानिक क्रम से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और हमारे संविधान के निर्माण में कैसे ये सारे प्रावधान, कैसे ये सारे एक्ट मील का पत्थर साबित हुए, इनको आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से एक विदेशी कंपनी, अंग्रेजी कंपनी भारत आती है और देखते ही देखते एक व्यापार करने वाली कंपनी हमारी ही आंतरिक कमजोरियों की वजह से हमारे ऊपर शासन करने लगती है। और जब कंपनी का शासन होता है तो कंपनी के अधिकारी भी भ्रष्टाचार करने लगते हैं, रिश्वतखोरी करने लगते हैं, लोगों को परेशान करने लगते हैं। और जब ये बात ब्रिटेन में पता चलती है, लंदन में पता चलती है, तो इस कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वहाँ से एक कानून लाया जाता है जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या नाम होता है इसका? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 नाम आप समझ गए होंगे कि क्यों पड़ा, क्योंकि ये 1773 में बनाया गया था। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान था, कौन इसके प्रधानमंत्री थे उस समय, ये सारी बातों को हम देखने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट, इसका नाम जो रेगुलेटिंग पढ़ा है, हम आपको एक एक शब्द का मतलब भी बताते चलेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब है टू रेगुलेट। टू रेगुलेट, किसको रेगुलेट करेंगे, किसको नियंत्रित करेंगे? ये कंपनी के नियंत्रण के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा लाई गई एक व्यवस्था या कानून था। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? कंपनी को नियंत्रित करना। अब देखिए इसमें क्या क्या था। कंपनी में बढ़ती रिश्वतखोरी, निजी व्यापार, अनियंत्रित कर्मचारियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1773 में लाया गया था। अब आप सोचिए कि वो कंपनी जिसने वहाँ के शासक को, यानी भारत के शासकों को हराया था, वो कितनी ज़्यादा अनियंत्रित हो जाएगी, निरंकुश हो जाएगी। लेकिन जब ये बात ब्रिटिशर्स को पता चली तो उसको नियंत्रित करने के लिए एक कानून लेके आए थे जिसे 1773 कहा गया। ठीक है, इसमें बढ़ती रिश्वतखोरी, निजी व्यापार और अनियंत्रित कर्मचारियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ये कानून बनाया गया। इतना तो आपको समझ में आ गई होगी बात, ये कानून क्यों बनाया गया था। आगे देखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जब यह रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और आपसे पूछ भी सकता है कि जिस समय भारत में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय भारत में माफ करिएगा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और आपसे पूछ भी सकता है कि जिस समय रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो सही उत्तर क्या होगा? फ्रेडरिक नॉर्थ थे। क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसके प्रावधानों को। देखिए, बंगाल के गवर्नर की शक्ति में वृद्धि की गई। बंगाल में गवर्नर बैठा करता था, तो बंगाल का जो गवर्नर है ना, उसकी शक्ति को और बढ़ा दिया गया। और शक्ति में जब वृद्धि की गई तो बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसमें बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा कौन सा था, 1773 का था। आगे देखते हैं मद्रास और बंबई। देखिए इनके जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश कंपनी थी, इनके पास 3 प्रमुख क्षेत्र थे, बंगाल, मद्रास और बंबई। ठीक है, जिसमें से इन तीनों में भी सबसे प्रमुख क्षेत्र था बंगाल का क्षेत्र। तो बंगाल के क्षेत्र में गवर्नर जो बैठता था उसका पद नाम बदल के क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। ये दिखाता है कि इसकी शक्ति किस प्रकार से बढ़ गई। आगे देखिएगा, अब मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी कि जो मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल हैं, ये जब भी कोई निर्णय लेंगे, कि जब भी कोई बड़ा कार्य करेंगे तो किससे पूछ के करेंगे? बंगाल के गवर्नर जनरल से कर दिया गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल से पूछ करके अपना कार्य करेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे स्टार मार्क भी कर लीजिएगा। 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे। क्या नाम था? सर एलिजा इम्फे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनाया गया था? तो अगर ऑप्शन में आपको दिल्ली दे दे तो तुरंत उसे दिल्ली मत लगा दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट सन 1774 में कोलकाता में बनाया गया था, जिसके पहले न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे। क्लियर है क्या?
फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये सुप्रीम कोर्ट अब कहाँ गया। तो दोस्तों जब 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें से बम्बई, इलाहाबाद और कोलकाता था, तो उस समय इस सुप्रीम कोर्ट को समाप्त कर दिया गया था 1862 के समय में। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए बनने वाले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन पूछेगा पहला सुप्रीम कोर्ट भारत का कब बना? 1774 में। ध्यान समझिएगा, 2 क्वेश्चन है। कब बना? 1774 में। किस एक्ट के तहत बना? 1773 के एक्ट के तहत बना। और कब बना? 1774 में बना। फिर अगला क्वेश्चन, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्फे थे, सर एलिजा इम्फे। क्लियर है। अब उसके अलावा देखिएगा इस न्यायालय में 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, जिसका पूरा नाम था स्टीफन लेवेंस्टर, रॉबर्ट चैम्बर तथा जॉन हाइडे। यानी ये 1+3 की व्यवस्था थी, यानी इस सुप्रीम कोर्ट में 1+3 जजेस थे। ठीक है। ये 1+3 क्या लिख रहे हैं? तो 1 का मतलब होता है एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम था एलिजा इम्फे। और ये 3 का मतलब क्या है सर? ये 3 का मतलब है 3 अन्य न्यायाधीश। ठीक है। ये व्यवस्था कैसी थी? 1+3 की थी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, घुमा के पूछा कि कुल कितने न्यायाधीश थे, तो कुल न्यायाधीशों की संख्या थी 4। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। अब आगे देखते हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध सुनवाई केवल लंदन के प्रिवी काउंसिल में हो सकती थी। यानी आज जैसा आप लोग देखते होंगे, आज जैसा वर्तमान में न्याय व्यवस्था है कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले लड़ते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो उस समय भी यही व्यवस्थाएं रही होंगी। ठीक है। उस समय जो व्यवस्था ये थी कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से असंतुष्ट होते हैं और आपको लगता है कि अब हम किसके पास जाए, इस बात को लेकर के, इस विवाद को लेकर के किसके पास जाना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आप असंतुष्ट होते तो सीधे आप फिर लंदन जाना पड़ेगा प्रिवी काउंसिल के लिए। सोचिए उस समय की न्याय व्यवस्थाएं कितनी कठिन रही होंगी। और वही न्याय व्यवस्थाएं वर्तमान में भी कुछ हद तक चली आ रही है, जिसके कारण आज इतने सारे केसेस पेंडिंग है। खैर उससे फिर कभी हम किसी और वीडियो पे बात करेंगे कि वर्तमान न्याय व्यवस्था क्या है, किस प्रकार से न्यायालय काम करते हैं, उस पर कभी अगले वीडियो में चर्चा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। यहाँ पे जो लोग MPPSC की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग UPSC की कर रहे हैं, आजकल SSC में भी थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1774 में बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुनवाई किस कोर्ट में की जा सकती थी? तो ध्यान रखिएगा लंदन के प्रिवी काउंसिल में। कहाँ की जा सकती थी? लंदन के प्रिवी काउंसिल में। ठीक है। आगे बढ़े। आगे देखिएगा इसी अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स कहाँ होते हैं? जैसे कोई कंपनी है, कंपनी के होते हैं ना, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, तो ये डायरेक्टर्स कहाँ बैठते हैं? कंपनियों की देख रेख करते हैं, कंपनियां किस प्रकार से संचालित की जाएगी, उसकी नीतियां कैसे बनेगी, ये सारी बातों को देखने का कार्य होता है डायरेक्टर के पास। और इसी अधिनियम के तहत एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया जो कि कंपनी के हित में सभी प्रमुख निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे। क्लियर है क्या ये बात? क्या बनाया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। इसे COD बोलते हैं। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? COD। कहीं कहीं पे आपको ये BOD भी मिलता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी मिलता है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिल्कुल सेम है, कोई इसमें परेशान होने की बात नहीं है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों के रिश्वत पर रोक लगाई गई तथा निजी व्यापार पर भी रोक लगाई गई। यानी कि जो अधिकारी रिश्वत लिया करते थे उनके रिश्वत लेने पे भी रोक लगा दी गई और साथ ही निजी व्यापार पर भी रोक लगाई गई। क्लियर है क्या? यहाँ तक समझ में आया? एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहला क्या? बंगाल की गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। यहाँ पे एक बात छूट गई है जो आप लिख लीजिएगा। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़े। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिएगा जो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। अब जब गवर्नर जनरल को इतना पावरफुल बना दिया गया कि मद्रास और बम्बई दोनों उसके अंडर में आ गए, तो अब उसे साथ में काम करने के लिए भी तो लोग चाहिए। जैसे भारत का प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल होता है, पर क्या वो अकेले पूरे काम कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। उनके लिए भी कुछ मंत्रीगण लगते हैं, मंत्रियों की व्यवस्थाएं लगती हैं, शासन लगता है, प्रशासन लगता है, सारी चीज़ें लगती हैं। तो यहाँ पे भी गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 कार्यकारी परिषद बनाई गई, 4 सदस्यीय, जिसके सदस्य निम्न लोग थे। ठीक है। कौन कौन थे? फिलिप फ्रांसिस, रिचर्ड बोरवेल, जॉन क्लेवरिंग
और जॉन मैनसन। ठीक है, कौन से 4 लोग थे, इनको आप नाम याद कर लीजिएगा। जब भी मल्टीपल चॉइस और कठिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि उन 4 सदस्यों का नाम क्या था। तो पहला फिलिप फ्रांसिस, रिचर्ड बोरवेल, जॉन क्लेबरिंग और जॉन मैनसन। क्लियर है क्या? माफ करिएगा, जॉर्ज मैनसन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा 1773 का अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ कमियां रह गई थी। कमियां क्या रह गई थी, उन कमियों को पहले समझते, फिर हम आगे बात करेंगे कि इसके सुधार के लिए हम कौन सा एक्ट लेके आए थे। तो देखिए इसमें जो सबसे बड़ी कमी थी, इसमें 2 चीज़ें बनी। एक तो गवर्नर जनरल की काउंसिल बना दी गई, जो कि अपने आप में एक बहुत पावरफुल काउंसिल थी। साथ ही आपने देखा कि 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, जो कि अपने आप में एक बहुत पावरफुल कोर्ट होगा, है ना। और जब इतनी 2 पावरफुल व्यवस्थाएं कर दी गई तो अब इन दोनों में आपस में कन्फ्लिक्ट भी होगा, इन दोनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करेंगे। अब जब इन दोनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करेंगे तो निश्चित तौर पे जो कंपनी का कार्य होगा या कोर्ट का कार्य होगा वो बाधित होगा एक दूसरे के द्वारा। तो अब ये गलतियों को सुधार करने के लिए बाद में हम 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेके आए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर को अलग किया गया, गवर्नर जनरल की पावर को अलग किया गया, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ा दिया गया था। तो आइए हम देखते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट दोस्तों जो 1781 में लाया गया था इसको कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो इसका सेटलमेंट नाम क्यों है आप समझ गए होंगे। 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें कुछ कमियां रह गई थी और उस कमियों को दूर करने के लिए हम क्या लेके आए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यानी कमियों को सेटल करने के लिए हम क्या लेके आए थे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब इसमें जो प्रावधान किए गए थे उनको देखते हैं हम। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया था। ये आपको क्लियर हो गया। कारण क्या था वो भी हमने आपको बता दिया, लेकिन आगे फिर हम देखते हैं। ठीक है, उद्देश्य, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल काउंसिल के कार्य क्षेत्र का स्पष्ट बंटवारा करना था। यानी कोर्ट और गवर्नर जनरल की काउंसिल एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, इसको सुधारने का काम कौन सा एक्ट किया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट किया। ठीक है, अब इसने इतनी चालाकी से गवर्नर जनरल की काउंसिल का पावर इतना बढ़ा दिया कि सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार ही नहीं रह जाएगा आगे चल के कि वो हस्तक्षेप कर पाए। सोचिए, न्यायालय को दबाने का काम किया जा रहा है। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि आज भी ब्रिटेन में कोर्ट का उतना अधिकार नहीं है जितना वहाँ की संसद का अधिकार है। यानी अगर संसद चाह ले तो कोर्ट के सभी निर्णय को बदल के रख सकती है और अंतिम फैसला संसद के हाथों में ही होता है। इसीलिए ब्रिटेन की संसद के बारे में एक बात कही जाती है कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी वो सारे कार्य कर सकती है। समझ रहे हैं कितनी पावरफुल है वो, कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है। क्लियर है? अब देखिए आगे देखते हैं। इसका जो अन्य नाम है वो क्या है, 1773 में जो ये एक्ट लाया गया था इसका नाम है डेक्लेरेटरी एक्ट 1781, माफ करिएगा, डेक्लेरेटरी एक्ट 1781। क्लियर है? आगे देखिएगा। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, उन व्यवस्थाओं के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की काउंसिल के बीच विवाद हो रहे थे। ठीक है, यह काउंसिल गवर्नर जनरल के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम करने के लिए बनाया गया था। यानी इसको क्यों बनाया गया था कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है इसको सुप्रीम कोर्ट से भी पावरफुल कर दिया जाए, ताकि ये कंपनी के हित में निर्णय ले सके। लोगों को न्याय मिले ना मिले उससे मतलब नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे या ना करे उससे मतलब नहीं है। उनको इस बात से ज़्यादा मतलब था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा दृढ़ता से शासन कर पाए भारत के ऊपर। समझ पा रहे हैं? आगे देखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कंपनी के कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आ गए थे। अब यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट और होता है। जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको 2 जगह से कंट्रोल किया जा रहा था। एक तो उनको कंट्रोल किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट से और दूसरा गवर्नर जनरल की काउंसिल से कंट्रोल किया जा रहा था। अब जब ये दो जगह से कंट्रोल होने लगे तो इनके साथ एक समस्या आ गई कि हम बात किसकी माने और किसकी नहीं माने। तो अब इसी कमी को इसमें दूर किया जाना था। तो 1773 की एक एक कमियों को निकाल के हमने जब दूर किया तो उसी को कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। देखिए इसमें क्या किया गया, कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आ गया और इसने उन्हें गवर्नर जनरल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के दोहरे नियंत्रण में ला दिया। 1700, यहाँ पे 1700 लिख लीजिएगा, 1781 के
संशोधन ने कंपनी में लोक सेवकों के कार्य को उनकी आधिकारिक क्षमता में छूट दी। यानी 1781 में कहा गया कि आपकी जितनी क्षमताएं हैं, जितनी आपकी आधिकारिक क्षमता है, उतना आप कार्य कर सकते हैं, आप उन नियंत्रणों से बाहर रहेंगे। और मुख्यतः जो आपको बात माननी है वो किसकी बात माननी है? गवर्नर जनरल की और उसके काउंसिल की बात माननी है। ठीक है, तो आप समझिए कि जो कोर्ट है उसे धीरे धीरे अधिकार हटते चले जा रहे हैं। क्लियर है? आगे देखिए, राजस्व कलेक्टरों और कंपनी अदालतों के न्यायिक अधिकारियों को भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से छूट दे दी गई। यानी जो राजस्व कलेक्टर होते थे, जो आज कलेक्टर हैं, इनका नाम ही कलेक्टर क्यों पड़ा था? क्योंकि इनका एक समय पे कार्य ये था कि ये राजस्व को एकत्रित करते थे। लेकिन आज सोचिए कितनी पावरफुल पोस्ट बन गई है कलेक्टर। समझ पा रहे हैं? तो जो राजस्व कलेक्टर होते थे और इसके बाद कंपनी के अदालतों के जो न्यायिक अधिकारी होते थे, कंपनी की अपनी अदालत चलती थी, उसके जो न्यायिक अधिकारी होते थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट से छूट प्रदान कर दी गई थी। यानी उनका भी ज्यूरिडिक्शन अब सुप्रीम कोर्ट नहीं रह गया था। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं अन्य प्रावधान को। सुप्रीम कोर्ट का जो भौगोलिक क्षेत्राधिकार है उसे केवल कलकत्ता तक ही सीमित कर दिया गया और जो अपीली क्षेत्राधिकार को भी इसके कम कर दिया गया। यानी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को एक दोहरा नुकसान उठाना पड़ा। पहला तो ये कि उसका जो भौगोलिक क्षेत्राधिकार है उसको कम करके कोलकाता तक सीमित कर दिया गया, और दूसरी बात उसमें क्या हुआ कि जो अपीली अधिकार होता था, यानी जब हम अपील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच पाते थे, उस अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर इसका अपीली क्षेत्राधिकार समाप्त किया गया तो फिर हम अपील कर किसके पास पाएंगे? तो ध्यान से देखिएगा, प्रांतीय अदालतों से गवर्नर जनरल की काउंसिल में अपील की जा सकती थी। यानी जो प्रांतीय अदालत थी, अगर उसके विरुद्ध आपको सुनवाई करवानी थी, अपील करनी थी, तो आप कहाँ कर सकते थे? गवर्नर जनरल की काउंसिल में अपील कर सकते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो कौन सा एक्ट था जिसने सुप्रीम कोर्ट के अपीली क्षेत्राधिकार को भी सीमित कर दिया था? तो ध्यान रखिएगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, और अब यह अपील का अंतिम न्यायालय हुआ करता था। यानी जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, यहाँ पे अंतिम रूप से अपील की जा सकती थी कंपनी के विरुद्ध। क्लियर है ये मामला? तो क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट का एक तो क्षेत्र भी कम कर दिया गया, दूसरा अपील का अधिकार भी छीन लिया गया। और अपील का अधिकार सुप्रीम कोर्ट से छीन के किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल की काउंसिल को दे दिया गया। और यह काउंसिल अंतिम रूप से सुनवाई करने की अधिकारी होती थी। जैसे वर्तमान में क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, और अंतिम अपीली न्यायालय कौन सा है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। उसी प्रकार उस समय अंतिम अपीली न्यायालय कौन सी हो गई थी? गवर्नर जनरल की काउंसिल हो गई थी। क्लियर है? आगे देखते हैं, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को दीवानी मामलों पर प्रांतीय न्यायालयों से अपील सुनने का अधिकार दिया गया। ठीक है, ये हम आपको बता भी चुके हैं कि जो अपील सुनने का अधिकार प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध था वो कहाँ था? गवर्नर जनरल की काउंसिल को था। ठीक है, कायदे से होना किसको चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन मिल किसको गया? गवर्नर जनरल की काउंसिल को। आगे देखिए, मुस्लिम मामलों को मुस्लिम कानून और हिंदू मामलों को हिंदू कानून द्वारा निर्धारित किया गया। यानी अगर कोई मुस्लिम मामला आता है, मुस्लिम समुदाय से जुड़ा कोई मामला आता है, तो उन मामलों को मुस्लिम कानूनों के तहत सुना जाएगा, और हिंदुओं के मामले को हिंदू कानून के तहत सुना जाएगा। ठीक है, जब आप वर्तमान में देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, एक समान नागरिक संहिता की बात चल रही है, और जब भी आप उसके इतिहास को जानना चाहेंगे तो आप उसमें एक बात बड़ी कॉमन पाएंगे कि अंग्रेजों ने भी इन कानूनों से छेड़छाड़ नहीं की थी, और वो छेड़छाड़ करने से बचे थे, क्योंकि उनको पता था कि सांप्रदायिक तनाव जो है बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए उन्होंने मुस्लिम मामलों को मुस्लिम कानून के तहत और हिंदू मामलों को हिंदू कानून के तहत लगातार शासित किया। ठीक है, जो वर्तमान में भी ऐसे ही व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन कुछ मामलों में कॉमन है। कभी हम उसके बारे में अलग से वीडियो बना के आपसे बात करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए अब हम अगला कानून देखते हैं, अगला एक्ट देखते हैं, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर इतनी जल्दी जल्दी कानून क्यों लाए जा रहे थे? तो ध्यान से समझिएगा, जो पहला वाला कानून था 1773 वाला, वो कंपनी को, अधिकारियों को, उनके रिश्वत को और बढ़ती निरंकुशता को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। जबकि 1773 में जो कमियां रह गई थी उसे जल्द से जल्द उन्हें दूर करना था, उसके लिए वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेके आया। लेकिन एक्ट ऑफ सेटलमेंट से भी सारी कमियों को दूर नहीं किया जा सका, इसलिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट एक कानून लेके आया गया। और इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों है? क्योंकि उस समय ध्यान से देखिएगा, उस समय जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विलियम पिट्स। ठीक है, उस समय नाम था क्या? विलियम पिट। और इन्हीं विलियम पिट के नाम पे इस एक्ट का नाम रखा गया पिट्स इंडिया
एक्ट। क्लियर है? आगे देखिएगा, इसका उद्देश्य क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों में सुधार करना। और इसके प्रावधान क्या क्या थे? इस कानून में नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। दोस्तों आपको याद होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बनाया गया था वो 1773 में बनाया गया था। यहाँ पे 1784 में क्या बनाया गया? यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, यानी नियंत्रित करने के लिए क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन जनरली लोगों से गलत होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब बनाया गया था? वो बनाया गया था 1773 में। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड कब बनाया गया? तो नियंत्रण बोर्ड बनाया गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इन दोनों बोर्डों का अलग अलग काम क्या था। इन दोनों को काम को आप ध्यान से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। नियंत्रण बोर्ड जो अभी बनाया गया 1784 में, इसका काम था नागरिक प्रशासन, सैन्य प्रशासन और राज्य प्रशासन के मामलों को देखना। नियंत्रण बोर्ड क्या क्या देखता था? नागरिक प्रशासन, सैन्य प्रशासन और राज्य प्रशासन संबंधी मामलों को यह देखता था। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, अब इसका भी काम क्या होगा? अब इसको भी कुछ काम दिया जाएगा। इसका काम क्या था? इसका काम पूर्ववत बना हुआ था कंपनी मामलों के निर्णय को देखना। देखिए, कंपनी दो प्रकार से काम कर रही थी। आपको पता है कि 1764 में कंपनी ने जब बक्सर के युद्ध में 3 बड़े शासकों को हराया था, तो उसके पास एक काम बढ़ गया था, क्या? देश में शासन करने का काम। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ वो व्यापार भी कर रही थी। तो कंपनी दो प्रकार का काम देख रही थी। कौन सा? शासन और प्रशासन संबंधी काम। और दूसरा वो काम कौन सा देख रही थी? व्यापार संबंधी काम। अब जो शासन और प्रशासन संबंधी कार्य है, तो जब कंपनी देख रही थी तो इसके लिए कंपनी के अंदर ही एक अलग से बॉडी, अलग से व्यवस्था बना दी गई कुछ लोगों की, जिसे कहा गया नियंत्रण बोर्ड। जिसे क्या कहा गया? नियंत्रण बोर्ड कहा गया। जबकि कंपनी के व्यापार संबंधी मामलों के लिए देखने के लिए एक बोर्ड बनाया गया था, 1773 में बनाया गया था ये, इसे कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता था? व्यापारिक काम देखता था। और अब कंपनी के शासन संबंधी सारे कार्यों को अलग कर दिया गया और वो दे दिया गया नियंत्रण बोर्ड को, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, जो कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बनाया गया। अब कंपनी दो प्रकार से काम करने लगी, यानी दो बॉडी उसमें अलग अलग कर दी गई, शासन के लिए अलग और व्यापार के लिए अलग। क्लियर है? यहाँ पे देखिएगा 1784 में इस प्रकार से द्वैध शासन की शुरुआत हुई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी? तो ध्यान रखिए वो कौन सा एक्ट है? 1784। क्यों की गई? आप बिल्कुल आसान सा जवाब दे सकते हैं, क्योंकि पहली बार कंपनी के दोनों कामों को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के जब दो काम अलग किए गए, जिसमें शासन प्रशासन का काम अलग और व्यापार का काम अलग, तो शासन प्रशासन को देखने के लिए एक ये बोर्ड और व्यापार के काम को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये अपना काम कर रहा है नियंत्रण बोर्ड, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना काम कर रहा है। तो जब ये दोनों अलग अलग हो गए ना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या किसकी शुरुआत हुई? द्वैध शासन या डायरकी की, द्वैध शासन की शुरुआत हुई। क्लियर है? आपको द्वैध शासन का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब कंपनी ने दो प्रकार से काम करना शुरू किया, उसी को द्वैध शासन बोलते हैं। और दो प्रकार से कैसे? नियंत्रण बोर्ड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम। क्लियर है? आगे, कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या घटकर 3 हो गई। यानी आपने जो 1773 में गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 सदस्यों को देखा था, उनमें उनकी संख्या जो है, उनकी संख्या अब वर्तमान में घट के सिर्फ 3 रह गई। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे देखते हैं। इस अधिनियम के कारण ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थ तथा जेम्स फॉक्सी गठबंधन की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि जो लॉर्ड नॉर्थ थे और जो जेम्स फॉक्स थे, दोनों आपस में इतने प्रबल शत्रु थे, और इतने प्रबल शत्रु सिर्फ भारत को झुकाने के लिए ब्रिटेन के संसद में एक हो गए थे, और ये चाहते थे कि कोई ऐसा एक्ट लाया जाए जिसमें भारत में पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित किया जा सके और सिर्फ उसका शोषण किया जा सके। उसको मिलाने के लिए एक हो गए थे, लेकिन इनकी मंशा पूरी नहीं हो सकी और वो कानून पारित नहीं हो सका। इसलिए इनकी गठबंधन की सरकार को क्या देना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों संसद का एक नियम होता है, जब भी सरकार कोई कानून लेके आती, यदि वो कानून नहीं पारित हो पाता, ऐसा माना जाता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, और बहुमत नहीं है तो सरकार के गिरने का डर होता है। वही इनके साथ हुआ। ये जब नहीं पारित करवा पाए तो इनकी सरकार क्या हो गई? गिर गई और इस्तीफा दे दिए। आगे देखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य शामिल किए गए। यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जो 1773 में बनाया गया था, अब उसमें कुल कितने सदस्य शामिल कर लिए गए? 24 सदस्य शामिल कर लिए गए, जो कंपनी के महत्वपूर्ण निर्णय को लेने वाले हैं। सोचिए,
24 ब्रिलियंट माइंड जो कंपनी को चलाएंगे और देश के ऊपर शासन भी करेंगे और व्यापार भी करेंगे, ऐसी व्यवस्थाएं इस वाले एक्ट में की गई, जिसे कहते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आगे देखते हैं आइए देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। दोस्तों 1793 पहला ऐसा साल था जहां से चार्टर एक्ट की शुरुआत हुई थी। चार्टर एक्ट यानी भारत के व्यवस्थाओं को, यानी कंपनी की व्यवस्थाओं को और भारत पे शासन करने के लिए एक व्यवस्थित नियमावली दिया जाने लगा था, और यहाँ से इसकी शुरुआत हुई और प्रत्येक 20 साल में चार्टर एक्ट आने लगे भारत में। यानी 1793, फिर 1813, फिर 1833 और फिर 1853, ये लगातार चार्टर एक्ट आए। ये ऐसे थे जिनसे भारत का शासन चलाया जा रहा था। ठीक है, तो बाकी के हम चार्टर एक्ट को बाद की क्लासों में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कौन सा 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें जो व्यवस्था की गई थी वो ये था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यानी इनके वेतन की व्यवस्था कहाँ से की गई? भारतीय राजस्व से की गई। तो दोस्तों ये जो एक्ट हमने आपको बताया, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया और 1793 का चार्टर एक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ इनकी बारीकियाँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे, इनके डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। यदि फिर भी दोस्तों कोई क्वेश्चन लगाते समय डाउट आता है या किसी पॉइंट पे आप फंसते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।